हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास कैसे हुआ। ठीक है, कल वाले टॉपिक में हमने साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली थी और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान तक यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी तक आ गए थे। और एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद हम आज क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन के अंदर भी हम चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ेंगे यानी कि चाइल्ड की जो एजुकेशन है, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, तो वो टॉपिक आज का हमारा रहेगा। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या था और इस चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे निकला। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी था, बाल मनोविज्ञान था, उससे बाल विकास कैसे बना। क्योंकि हमारा फाइनली जो एग्जाम होते हैं HTET, CTET, RTET, उन सब में क्या आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। यानी कि क्या आता है, बाल विकास। जो हम CDB पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, हम बाल विकास पढ़ते हैं। लेकिन ये बाल विकास से बाल मनोविज्ञान तक कैसे बना, यानी कि पहले इसको क्या पढ़ा जाता था, बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। और बाल मनोविज्ञान कैसे किसमें कन्वर्ट हो गया, बाल विकास में। अभी हम फिलहाल क्या पढ़ते हैं, बाल विकास। अब बाल विकास से तक आने की जो हमारी हिस्ट्री रही होगी वो कैसी रही होगी, थोड़ा सा मैं कल वाली क्लास की तरफ लेकर जाऊं तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री थी वो पढ़ रहे थे हम। और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कहाँ से कैसे कैसे परिवर्तन हुए थे। यानी कि साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था, रिपीट मरवा रही हूँ पीछे वाली क्लास को, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। आत्मा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल। फिर इसको 16वीं शताब्दी में ये बोला गया। फिर इसको क्या बोला गया, आत्मा के बाद मन का अध्ययन यानी कि माइंड की स्टडी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, इसको चेतना का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर इसको क्या बोला गया था, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर क्या बोला गया था इसको, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ बिहेवियर तक आने के लिए यानी कि हमने फाइनली क्या माना था कि जो साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। और ये जो व्यवहार का अध्ययन करता है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, JB वॉटसन। इसीलिए व्यवहारवाद का जनक किसको माना गया था, JB वॉटसन को माना गया था। इन सब का अध्ययन करने के बाद यानी कि यहाँ पर जो अरस्तु थे वो आत्मा का बोलते थे, फिर पेम्पोनोजी थे वो मन का बोलते थे, फिर उसके बाद विलियम वोंट, विलियम जेम्स वो आए थे, उन्होंने चेतना का बोला। और लास्ट फाइनल स्टेज पर JB वॉटसन का जो व्यवहारवाद का अध्ययन था उसको एक्सेप्ट किया गया था। उसके ऊपर बाद में जाके काफी सारे रिसर्चेज हुई थी, बाकी काफी सारे काम हुए थे। यानी कि व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और व्यवहार के अध्ययन को एक नाम और दिया गया था जिसको क्या कहा गया था, मन रहित। मन रहित, क्योंकि जब आत्मा को पढ़ रहे थे तो आत्मा के आकार प्रकार, उसको छूना हम देख नहीं पाते थे, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता था। सेम कंडीशन फिर क्या आई, मन को, जैसे आत्मा में समस्याएं थी कि हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, उसको उसका आकार प्रकार रंग रूप नहीं जान सकते हैं, तो फिर हम मन का भी नहीं जान सकते हैं। फिर चेतना की बात आई तो चेतना के लिए मैकडूगल ने एक अपने बुक में लिख दिया था कि ये तो खुद ही अपने आप में बुरा शब्द है। कुछ ऐसे और साइकोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने कहा कि चेतना में हम अर्ध चेतन और अचेतन मन को भी पढ़ते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि अकेला चेतना कहाँ से है, चेतना के साथ चेतन मन थोड़ी होता है, चेतन के साथ तो अचेतन मन भी होता है और अर्धचेतन मन भी होता है। फिर इन सबको छोड़कर व्यवहार की बात की थी JB वॉटसन ने, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। फिर एक वुडवर्थ की स्टेटमेंट थी। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ की स्टेटमेंट थी कि सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा,
चेतना को त्यागा और फिर किसको अपनाया, व्यवहार को अपनाया। यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया, फिर अपने मन को त्याग दिया, फिर अपनी चेतना को खो दिया और फिर किसको अपनाया, व्यवहार को अपनाया। यानी कि जो वुडवर्थ की डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है, ये स्टेटमेंट किसकी है, इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ की डेफिनेशन है, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, चेतना को खोया और फिर व्यवहार को अपनाया। यानी कि जो मनोविज्ञान है उन्होंने अपने इतनी सारी स्टेजेस को क्रॉस किया, पहले आत्मा को क्रॉस किया, फिर मन को, फिर चेतना को, फिर व्यवहार को। और ये डेफिनेशन किसकी थी, वुडवर्थ की थी। हालांकि व्यवहारवाद के ऊपर काम किसने किया था, जेबी वॉटसन ने किया था। और जेबी वॉटसन को क्या बोला जाता है, व्यवहारवाद का जनक, यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के जनक किसको बोला जाता है, जेबी वॉटसन। अब ये जेबी वॉटसन थे, ये किस पे काम करते थे, पशुओं पर काम करते थे। और इस व्यवहारवाद को क्या बोला गया था, मन रहित। ठीक है, तो अब जेबी वॉटसन के एक स्टूडेंट थे थॉर्नडाइक, उन्होंने क्या किया था, इनके ही एक स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट का नाम क्या था, थॉर्नडाइक। हालांकि इनके समर्थक और भी थे, स्किनर थे, पावलव थे, थॉर्नडाइक थे, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। तो जो इनके एक स्टूडेंट थे उनका नाम था थॉर्नडाइक। अभी थॉर्नडाइक ने क्या किया कि जो यहाँ पर बिहेवियरिज्म के अंदर तो हम क्या पढ़ते थे, पशुओं के ऊपर अध्ययन करते थे, यानी कि प्राणी जगत के ऊपर सारे अध्ययन हो रहे थे। पर थॉर्नडाइक ने क्या किया, पशुओं पर जो अध्ययन हुए उनको लागू किसके ऊपर किया, मनुष्य पे किया। यानी कि अध्ययन तो किस पे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट तो किसके ऊपर हो रहे थे, पशुओं पर हो रहे थे, लेकिन अप्लाई किस पर कर दिया उन्होंने, ये स्टूडेंट थे उनके, और इन्होंने अप्लाई किस पर कर दिया, पर्सन के ऊपर कर दिया। प्राणी मतलब किसके ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट किस पर थे, पशुओं पर थे, और लागू अप्लाई किसके ऊपर किया था, पर्सन के ऊपर किया था। और वहां से फिर इन्होंने किसका उत्पत्ति की, किसका उत्पादन किया, एजुकेशन साइकोलॉजी का। इन्होंने क्या दिया, थॉर्नडाइक ने क्या दी, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसलिए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, E.L. थॉर्नडाइक को। ठीक है, अध्ययन पशुओं पर शुरू हुए और फिर अप्लाई किस पे किया, मानव पे किया, आदमियों पर किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर इंडिया के अंदर ये सब काम कौन कर रहे थे साथ में, एन सेन, यानी कि फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन कहलाएंगे, नरेंद्र नाथ सेन, या इनको कहीं पर लिखा होता है NN सेन। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहली लैब बनाई थी। जब आप साइकोलॉजी के पिता, यानी कि यहाँ पर तो क्या था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यहाँ पर क्या है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। और जब हम बात करें कि फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ये किनको कहा जाता है, विलियम वुंड को। किनको कहा जाता है, विलियम वुंड को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली लेबोरेटरी बनाई थी, और लेबोरेटरी कहाँ बनाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। यानी कि पहली लेबोरेटरी प्रयोग करने के लिए, पहले भी प्रयोग हो रहे थे, पशुओं पर पहले प्रयोग हो रहे थे, बच्चों के ऊपर भी पहले प्रयोग हो रहे थे, लेकिन पहली लैब किसने बनाई थी, विलियम वुंड ने बनाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी।
और इनको देखकर मतलब इंडिया के अंदर जब काम हो रहा था तो इंडिया के अंदर जो पहली लैब बनी थी वो किन्होंने बनाई थी, नरेंद्र नाथ सेन ने। यानी कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर किसने काम किया था? नरेंद्र नाथ। ये पिछली क्लास का रिकैप है। वुडवर्थ ने कहा आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, चेतना को खोया और फिर व्यवहार को अपनाया। फिर बिहेवियरिज्म की बात करी तो जेबी वॉटसन ने की। जेबी वॉटसन का एक स्टूडेंट था थॉर्नडाइक, उन्होंने फिर इनको आदमियों पर अपनाया और इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कहलाए। फिर पहली लैब विलियम वुंट ने बनाई और विलियम वुंट की पहली लैब के कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। और इंडिया के अंदर ये काम कौन कर रहा था? इंडिया के अंदर ये काम नरेंद्र नाथ सेन कर रहे थे। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में एनएन सेन भी बोल दिया जाता है। ये तो हमारा क्या था? हमारा साइकोलॉजी की हिस्ट्री थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे बना, यानी कि हम ये कहें कि बाल मनोविज्ञान से बाल विकास कैसे बना। क्योंकि हमारा टॉपिक तो हमें पढ़नी क्या होती है? सीडी पे पढ़नी होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना होता है, बाल विकास। जब मैं बात करूं कि बाल विकास मतलब बाल विकास के अंदर क्या पढ़ेंगे कि विकास किसका हो रहा है? एक बच्चे का हो रहा है। और विकास के अंदर क्या पढ़ा जाता है? विकास किस में होता है? जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब में क्या होता है? विकास होता है। जितनी भी सजीव चीजें होती हैं उनमें क्या होता है? एक डेवलपमेंट हो रही होती है। यानी कि जब सिर्फ विकास की बात करूं तो क्या कहेंगे? किसी भी सजीव में उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया। अगर मैं बात करूं विकास या डेवलपमेंट की तो विकास क्या होता है? किसी भी सजीव में चलने वाली उत्तरोत्तर प्रक्रिया। अब उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाली। कोई भी विकास होगा वो किसी क्रम से होगा। ऐसे तो नहीं है कि पहले पौधा बन जाए फिर बीज बन जाए फिर उसके फूल आए, या ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा होगा, मुर्गी का बच्चा होगा फिर उससे अंडा बनेगा। यानी कि किसी भी विकास का क्या होता है? एक क्रम होता है, ठीक है। और वो विकास किस में होगा? जितनी भी सजीव चीजें। अब सजीव चीजों में क्या हो सकता है? सजीव चीजों में प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि विकास सजीव क्या है? प्लांट भी है, एनिमल भी है और पर्सन भी है। सब चीजों में क्या होता है? विकास होता है। लेकिन हम किसके विकास की बात करते हैं? हम प्लांट के विकास की बात नहीं करते हैं। हम साइकोलॉजी में किसकी बात करते हैं? हम एनिमल और पर्सन, यानी कि हम क्या कहेंगे? प्राणी और मनुष्य। हम किसके विकास की बात करते हैं साइकोलॉजी में? प्राणी और मनुष्य के ऊपर। जितने भी व्यवहारवादी थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किस पर किए थे? प्राणियों पर किए थे, लेकिन बाद में अप्लाई किस पे किया गया था? मनुष्य पे किया गया था। यानी कि हम किसको पढ़ते हैं? जो विकास जो हमें पढ़ना होता है हम किसके साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं? प्राणी और मनुष्य के विकास की बात करते हैं। और इन दोनों में भी बात जब करेंगे तो हम जब एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एजुकेशन यहाँ तो लागू ही नहीं होती। तो जब हम सिर्फ एजुकेशन यानी कि डेवलपमेंट में तो हम क्या पढ़ेंगे? किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम? प्राणी और मनुष्य का। जब एजुकेशन साइकोलॉजी की बात आएगी तो हम किसको पढ़ेंगे? सिर्फ पर्सन को पढ़ेंगे। अब एजुकेशन साइकोलॉजी में तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ हम बालक का एजुकेशन देते हैं, हम प्रौढ़ावस्था में भी तो एजुकेशन देते हैं। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम बालक की भी पढ़ते हैं। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसके लिए पढ़ी जाएगी? बालक के लिए भी पढ़ी जाएगी और किसके लिए भी पढ़ी जाएगी? प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा में बूढ़ों को शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये किसको दी जाती है? बालक को भी दी जाती है और प्रौढ़ा को भी दी जाती है। और एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर थे वो कौन थे? थॉर्नडाइक। ठीक है। बट अब हमें क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है बालक की एजुकेशन, यानी कि क्या पढ़नी है? चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। अब चाइल्ड एजुकेशन के अंदर भी हमें क्या पढ़ना होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट।
ठीक है। अब जब इस चाइल्ड डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट पे सबसे पहला काम किसने किया था, इसकी हिस्ट्री बताते जा रहे हैं कि चाइल्ड एजुकेशन से हम कहाँ पहुंच गए, चाइल्ड डेवलपमेंट पर पहुंच गए। और चाइल्ड डेवलपमेंट पर सबसे पहला काम किसने किया था। देखो डेवलपमेंट जब बात करूंगी, सिर्फ इस डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट तो कहाँ से कहाँ तक होती है, वूम टू टूम, यानी कि जन्म से लेकर मतलब गर्भ से लेकर कहाँ से होती है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती है। डेवलपमेंट किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो सजीव जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे वो जीव जंतु हों, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, गर्भ से लेकर कहाँ तक होती है, मृत्यु तक होती है। और इसको क्या बोला जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। यानी कि जब जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। पर हम कहां से कहां तक अध्ययन करते हैं, हम सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं, बालक का करते हैं। यानी कि जब बालक का अध्ययन बोला जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी। दोनों बातों में फर्क है, ध्यान से देखो। एक होता है विकासात्मक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन तो हम गर्भ से लेकर कहां तक करेंगे, मृत्यु तक। लेकिन जब सिर्फ बालक का अध्ययन करेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। अब बालक का अध्ययन कहां तक करेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक करना है, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक न करके हम कहां तक करेंगे, किशोरावस्था तक। जब हम इसका अध्ययन बाल्यावस्था तक कर रहे थे तब तो हमने इसको नाम दे दिया बाल मनोविज्ञान। यानी कि जब स्टडी ऑफ चाइल्ड अप टू चाइल्डहुड, यानी कि हम कहेंगे कि बालक का अध्ययन कहां से कहां तक किया, बाल्यावस्था तक। अब बाल्यावस्था तक कर रहे थे तब तो हमने बोला इसको चाइल्ड साइकोलॉजी। और जब बालक का अध्ययन हमने कहां तक किया, किशोरावस्था तक किया, तब हमने इसको क्या बोल दिया, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि जब चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट कब बना, जब हमने बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक न करके जब हमने बालक का अध्ययन किशोरावस्था तक करना शुरू किया, तब हमने चाइल्ड साइकोलॉजी को किसमें बदल दिया, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। जो हरलोक मैडम थी, उनकी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक न करके किशोरावस्था तक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और वो एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी हरलोक मैडम। उसके अनुसार हम बच्चे में कितने परिवर्तन होते हैं वो भी पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक रहेगा। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ से निकल कर आया, चाइल्ड साइकोलॉजी से। चाइल्ड साइकोलॉजी से क्या निकल कर आया, चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी को इसकी भी हिंदी नहीं आती है तो मैं कहूंगी बाल मनोविज्ञान से क्या निकल कर आया, बाल विकास। अब यहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग काम किए। यानी कि सबसे पहला बाल विकास पर काम करना किसने स्टार्ट किया था, पेस्टोलॉजी ने। पहली बार बाल विकास यानी कि बाल अध्ययन पर काम किसने शुरू किया था, बाल अध्ययन पर सबसे पहला काम किसने किया, सबसे पहले काम किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। ठीक है। पेस्टोलॉजी को क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन पर काम करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इनका खुद का ही बेटा था 3.5 ईयर का, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वो डे बाय डे कितना डेवलपमेंट कर रहा है। अब डेवलपमेंट में वो हो सकता है उसका शारीरिक विकास हो सकता है उसके शरीर के अंदर परिपक्वता आ रही हो, मैच्योरिटी आ रही हो सकता है उसका भाषाई विकास हो रहा हो, या हो सकता है उसमें सामाजिकता बढ़ रही हो, या उसके अंदर नैतिकता के भाव आ रहे हो, समाज के साथ कैसे जुड़ रहा है, वो नैतिक प्रदर्शन कैसे कर रहा है, उसके अंगों के अंदर जो शारीरिक विकास है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो कैसे आ रही है,
या फिर उसके जो भाषाई विकास है, यानी वो दिन में कितने नए शब्द बोल पाता है, उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव। तो अपने 3.5 साल के बच्चे के ऊपर पेस्टोलॉजी ने अध्ययन करना शुरू किया और उन्होंने एक बुक लिख दी। और पूछा जाता है कि बाल अध्ययन पर पहली लिखी गई बुक किसकी थी? पेस्टोलॉजी की थी। और उस बुक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी, क्योंकि वो खुद के बच्चे के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, ग्राफी। ठीक है, बाल अध्ययन के ऊपर सबसे पहला काम करने वाला कौन था? पेस्टोलॉजी। और उन्होंने अपनी एक बुक लिख दी, बेबी बायोग्राफी। और इस बुक को कब लिखा गया? 1774। ठीक है, अब इनके पैरेलली एक और आदमी, ऐसे होता है ना कि हमारे घर में ये काम हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर एक बुक लिख दी, तो पड़ोसी भी मुझे देखकर उस बुक को लिखना स्टार्ट कर दे, मतलब वो अपने बच्चे के ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दे। सेम टाइम पर एक मनोवैज्ञानिक और आए और उनका नाम क्या था? टाइडमैन। उनका नाम क्या था? टाइडमैन। इन्होंने भी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम भी क्या था? बेबी बायोग्राफी। ये खुद के बच्चे पर अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने लिख दी बेबी बायोग्राफी। ठीक है, अब वो बेबी बायोग्राफी कब लिखी गई? ये कब लिखी गई थी? 1774 में। और बेबी बायोग्राफी कब लिखी गई? 1787 में। दोनों ने ही बुक का नाम क्या लिखा था? बेबी बायोग्राफी। दोनों की अलग अलग बुक है, एक बुक है पेस्टोलॉजी की, एक बुक है टाइडमैन की। टाइडमैन ने कब बुक लिखी थी? 1787 में। पूछा जाए कि बेबी बायोग्राफी किसकी बुक है, तो आप क्या बताओगे? पेस्टोलॉजी की। आपसे पूछा जाए कि टाइडमैन की बुक्स का नाम बताओ, तब उसके अंदर क्या बताओगे? बेबी बायोग्राफी। यानी कि बेबी बायोग्राफी पहले किसने लिखी थी? पेस्टोलॉजी ने। और किस पर कर रहे थे? अपने ही खुद के बच्चे पर अध्ययन कर रहे थे। सेम टाइम पर टाइडमैन ने भी अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया, उनका बच्चा भी इतना ही था। ये जो अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने क्या किया? 12-13 साल का जब बच्चा हुआ तो उस अध्ययन को रोक दिया, यानी कि 12-13 ईयर तक के बच्चे की एक बुक लिखी गई और उस बुक को, मतलब उस अध्ययन को फिर रोक दिया उन्होंने। फिर उसके बाद ज्यादा कुछ काम नहीं किया। बट पहली बुक पूछी जाए बाल अध्ययन के ऊपर तो क्या कहेंगे? बेबी बायोग्राफी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी से, बाल मनोविज्ञान से कहाँ एंटर कर गए हम? बाल विकास के अंदर। और बाल विकास के ऊपर, बाल अध्ययन पर काम करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी। उनके पैरेलल में काम कर रहे थे टाइडमैन। दोनों ने ही अपनी बुक का नाम लिखा बेबी बायोग्राफी। अब पहली बुक पूछी जाए तो बेबी बायोग्राफी, टाइडमैन की बुक पूछी जाए तो बेबी बायोग्राफी। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे बेबी बायोग्राफी की, पेस्टोलॉजी और टाइडमैन, क्योंकि पहली बुक पहली किसने लिखी थी? पेस्टोलॉजी ने लिखी। अब इन सबको देख रहे थे, इन्होंने फिर क्या किया? इनके बाद एक, मतलब 100 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद एक मनोवैज्ञानिक और आए और उनका नाम क्या था? प्रेयर। अब प्रेयर ने इनकी जब बुक पढ़ी, यानी कि वो क्या थे? वो चाइल्ड के एक वो थे, डॉक्टर थे। और 1881 में जब इन्होंने, मतलब लगभग 100 साल के बाद, 1881 में एक मनोवैज्ञानिक और आए, प्रेयर। इन्होंने कहा कि ये जो अध्ययन स्टार्ट हुआ है बाल का डेवलपमेंट का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो अध्ययन स्टार्ट किया, ये तो 3.5 साल के बच्चे ने से शुरू किया है। जबकि डेवलपमेंट तो कहाँ से होनी स्टार्ट हो जाती है? गर्भावस्था से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो, डेवलपमेंट क्या है? बच्चे की गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक चलती है, वोम टू टूम चलती है। लेकिन जो शारीरिक डेवलपमेंट होती है, जो वृद्धि होती है, या जिसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, शारीरिक वृद्धि बोलते हैं, वो कुछ सालों के बाद रुक जाती है। लेकिन शुरू तो वो भी कहाँ से होती है? गर्भावस्था से। यानी कि ये, अगर मैं इसको पूरी को क्या बोलूं? डेवलपमेंट बोलूं, तो इसका एक कुछ पार्ट है, उसको मैं क्या बोलूंगी? ग्रोथ। अब जो ये प्रेयर थे, इन्होंने कहा कि ये जो बाल अध्ययन था पेस्टोलॉजी और टाइडमैन का, ये तो कब शुरू हुआ? 3.5 साल का बच्चा था। और डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट हो जाती है? गर्भ में स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अध्ययन कहाँ से करना चाहिए? गर्भ से। यानी कि बालक का जो डेवलपमेंट है, बालक का डेवलपमेंट है, यानी कि विकास है, वो कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से। यानी कि बालक का जब अध्ययन करना, क्योंकि उस टाइम पर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इन्होंने जो प्रेगनेंसी टाइम था, उस टाइम को तो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, डॉक्टर ही ऑब्जर्व कर पाता है कि बच्चे के अंदर कितने शारीरिक विकास हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसके 4 पार्ट पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसका,
मानसिक विकास पढ़ते हैं उसका, सामाजिक विकास पढ़ते हैं और संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं। यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसको इंग्लिश में बोलूं तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट और फिर उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट। तो जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो क्या हम उसको देख पाते हैं कि उसका मानसिक विकास कितना हो रहा है? नहीं देख पाते। गर्भ के अंदर हम बच्चे का डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। यानी कि मैं बात करूं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो हम उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, हम उसके विकास की बात नहीं करते हैं, हम उसकी किसकी बात करते हैं? ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं। एक डॉक्टर के पास एक लेडी प्रेगनेंसी टाइम में सोनोग्राफी करवाने जाती है तो डॉक्टर ये बोलता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, बच्चे के डेवलपमेंट की वो कभी बात नहीं करता। क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर तो 4 पार्ट निकल कर आते हैं। डेवलपमेंट में तो क्या होता है? 4 पक्ष निकल कर आते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? किसी बच्चे का फिजिकल, ठीक है, फिर उस बच्चे का मेंटल, फिर उस बच्चे का सोशल बिहेवियर और फिर उस बच्चे का इमोशनल बिहेवियर। यानी कि हिंदी में लिखूं तो क्या पढ़ते हैं हम? शारीरिक पक्ष पढ़ते हैं, मानसिक पक्ष पढ़ते हैं, मानसिक, उसका हम सामाजिकता पढ़ते हैं, सामाजिक है या नैतिक है, और फिर उसके प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष यानी कि उसके संवेग के बारे में पढ़ते हैं। पर जो ये प्रेयर काम कर रहे थे उस टाइम पर इन्होंने कहा कि जो गर्भावस्था में ही डेवलपमेंट वृद्धि स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है, और गर्भावस्था में सिर्फ हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा जो पेस्टोलॉजी और टाइडमैन का जो अध्ययन था वो अध्ययन तो 3.5 बच्चे के बाद का था। प्रेयर ने क्या किया? गर्भावस्था से ही इसका अध्ययन स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक बुक लिखी। प्रेयर की बुक का नाम था ए माइंड ऑफ चाइल्ड। यानी कि प्रेयर ने जो बुक लिखी, प्रेयर की बुक का नाम क्या था? प्रेयर ने एक बुक दी 1881 और उसका नाम क्या था? ए माइंड ऑफ चाइल्ड। और इन्होंने अध्ययन कहाँ से स्टार्ट किया था? इन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया था प्रेगनेंसी टाइम से, गर्भावस्था से, ठीक है। टाइडमैन की और पेस्टोलॉजी की बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी और इनकी बुक का नाम क्या था? ए माइंड ऑफ चाइल्ड। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल, ये स्टेनली हॉल, देखो पेस्टोलॉजी और टाइडमैन तो पैरेलल में थे, साथ साथ थे। एक ने पहले जो था वो पेस्टोलॉजी, उनकी बुक आई थी 1774 में, और दूसरे थे टाइडमैन, उनकी बुक आई थी 1787 में। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब पीछे पूछे गए हैं क्वेश्चन। फिर 100 सालों के बाद आए प्रेयर और इन्होंने बुक दी माइंड ऑफ चाइल्ड और इन्होंने बात की कि गर्भावस्था तक। यानी कि बात कहाँ से, ये जो 100 साल थे यहाँ पर क्या पढ़ा गया कि जो बच्चे का विकास था वो गर्भावस्था से लेकर, और उन्होंने कहाँ तक अध्ययन किया था? बाल्यावस्था तक। यानी कि विकास को कहाँ से कहाँ पढ़ा जाने लगा कि प्रेगनेंसी टाइम से और चाइल्डहुड तक, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक। बट जब स्टेनली हॉल आए तो इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, ये सब विकास होते हैं, ये गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक न होकर ये विकास कहाँ तक पढ़ेंगे? किशोरावस्था तक। इन्होंने क्या कहा कि बालक का अध्ययन, बालक का विकास कहाँ तक होगा? किशोरावस्था तक। बालक का विकास कहाँ तक होगा? किशोरावस्था तक, ठीक है। तो इसका मतलब बालक का जो विकास है, चाइल्ड जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ, बाल विकास, ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? प्रेयर के हिसाब से ये गर्भावस्था तक, गर्भावस्था से शुरू होना चाहिए, और पेस्टोलॉजी और टाइडमैन के हिसाब से ये बाल्यावस्था तक चलता है, और स्टेनली हॉल के हिसाब से ये कहाँ तक चलता है? गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक अध्ययन करेंगे हम? किशोरावस्था तक, ठीक है। यानी कि किशोर शब्द को देने वाले पहले कौन थे? स्टेनली हॉल। किशोरावस्था तक अध्ययन करने वाले कौन थे? स्टेनली हॉल। बाल आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? बाल आंदोलन, यानी कि चाइल्ड मूवमेंट, फादर ऑफ
फादर ऑफ चाइल्ड आंदोलन को क्या कहा जाता है? मूवमेंट। बाल जनक मतलब बाल आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? जनक किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने कहा कि बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता ही नहीं था, लेकिन जो पहले वाले साइंटिस्ट थे, पहले वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किशोरावस्था तक अध्ययन ही नहीं किया। वो उन्होंने अपने अध्ययन को बाल्यावस्था तक रोक दिया। अब डेवलपमेंट तो हो रही थी, किशोरावस्था की स्टेज तो पहले भी आ रही थी, यानी कि बच्चे का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होना होता है वो हम 18 या 20 साल तक हो जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? जो 12-13 साल से 18-19 साल की अवस्था होती है, इसको बोला जाता है किशोरावस्था। अब सबसे ज्यादा उथल पुथल बच्चे के दिमाग में कब आती है? किशोरावस्था में आती है। उसीलिए स्टैनली हॉल ने उस अवस्था को क्या बोला था? आंधी, तूफान, संघर्ष, ऐसी जो नाम दी, संघर्ष, तूफान, दबाव, तनाव की जो अवस्था बच्चे को बोली गई थी वो कौन सी थी? किशोरावस्था। और इसके बारे में किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। यानी कि बाल आंदोलन के जो जनक थे वो भी कौन थे? स्टैनली हॉल। आंदोलन के जनक कौन होते हैं? किसी बदलाव को लाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास जो बंदा करता है, उसके पीछे फिर एक भीड़ चलती है, उसको क्या बोला जाता है? आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब महात्मा गांधी की स्टोरीज तो हम सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, फिर तुम्हें शायद पता है और ना पता हो, एक अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। अन्ना हजारे के एक इशारे के ऊपर सब लोग वहीं पर इकट्ठे हो जाते थे और उसी हिसाब से अपना काम करते थे। वो भी क्या था? एक टाइप का आंदोलन था। अभी लेटेस्ट तुमने कुछ पिछले 2-3 सालों में एमएसपी को लेकर एक किसान आंदोलन पढ़ा होगा या किसान आंदोलन सुना होगा, यानी कि उसके भी कुछ लीड करने वाले जो आदमी होते हैं। अब किसानों की जो मांग है, उनके जो फायदे हैं, उसके जो नुकसान हैं, उसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले, उसको जड़ तक डिस्कस करने वाले जो उस आंदोलन के कार्यकर्ता होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उस आंदोलन के जनक। यानी कि यहाँ पर भी क्या आ रहा था? बच्चों को लेकर और बच्चों की किशोरावस्था को लेकर क्या आ रहा था? एक चेंज आ रहा था और इस एक मोमेंट चल रहा था, और उस मोमेंट को चलाने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल। यानी कि जब बाल मनोविज्ञान से, चाइल्ड साइकोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर लाने के लिए बच्चे का विकास बाल्यावस्था तक न होकर किशोरावस्था तक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कदम किसने उठाए? स्टैनली हॉल ने। ये स्टैनली हॉल अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि बाल मनोविज्ञान का जनक नहीं, बाल आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल, किशोरावस्था का पहली बार यूज करने वाले स्टैनली हॉल, और ये किसके पैरेलल में काम कर रहे थे? प्रेयर के पैरेलल में ये काम कर रही थी। हरलोक की एक परिभाषा है यहाँ पर, हरलोक मैडम की एक परिभाषा है। हरलोक मैडम क्या कहती हैं? जब बाल मनोविज्ञान में या बालक का अध्ययन, हरलोक मैडम क्या कहती हैं? बालक का अध्ययन बाल्यावस्था तक न करके जब किशोरावस्था तक किया जाता है, किशोरावस्था तक किया जाता है तो बाल मनोविज्ञान बाल विकास कहलाता है। और सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए थे? स्टैनली हॉल ने किए थे। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था या चाइल्ड मूवमेंट का जनक कहा जाता है। और विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, एक इन्होंने क्या किया था? ये जो 1881 में तो क्या थे? प्रेयर। अब ये जो बाल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1887 में। और इन्होंने क्या किया था? पहला बाल सुधार गृह, यानी कि जब स्टैनली हॉल के काम देखे जाएं तो पहला सुधार गृह
सुधार गृह कहाँ बना था? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और किसने बनवाया था? स्टैनली हॉल ने, स्टैनली हॉल में, हॉल ने। और कब बनाया था? 1887। पहला बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में कब बना था? 1887 में। अब बालक को लेकर, किशोरावस्था को लेकर स्टैनली हॉल ने 2 बुक भी लिखी थी, उन बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। पहली बुक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, पहली बुक थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टैनली हॉल के बारे में बताऊं, हम स्टैनली हॉल की सारी बातें यहाँ लिख देते हैं। स्टैनली हॉल क्या दिया इन्होंने? किशोरावस्था के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने क्या किया? 1887 में बाल सुधार गृह, सुधार गृह। फिर इन्होंने 2 बुक लिखी। पहली बुक का नाम क्या था? पहली बुक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। किसकी बुक थी? स्टैनली हॉल की। और दूसरी बुक का नाम था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी बुक का नाम था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 2 इन्होंने बुक लिखी। बालक को किशोर शब्द पहले किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया। और बालक आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था है, या किशोर एक आंधी तनाव संघर्ष तूफान की जो अवस्था है, ये बात भी किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने की थी। एक इन्होंने क्या दी थी? क्वेश्चन आंसर मेथड, मतलब प्रश्नावली विधि। एक इन्होंने क्या दी थी? स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि पर पहले तो काम कोई और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने काम किया था, लेकिन इसको मतलब हाईएस्ट लेवल पर किसने पहुंचाया था? स्टैनली हॉल ने। यानी कि अगर बात की जाए कि प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक बात की जाए तो कौन थे? वुडवर्थ। अब वुडवर्थ की स्टार्टिंग में ही मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी आज तुम्हें, और उसके बाद प्रश्नावली विधि देने वाले भी कौन थे? वुडवर्थ थे। और इसको ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल थे। बाल अध्ययन आंदोलन का और क्या हो गया? बाल सुधार गृह हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, किशोरावस्था को यूज किया था। और क्या था इनका? बाल अध्ययन आंदोलन की, यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक। स्टैनली हॉल के बारे में पूछा जाए तो बाल मनोविज्ञान से बाल विकास के अंदर कन्वर्ट करना, या बाल्यावस्था तक अध्ययन न करके किशोरावस्था तक अध्ययन करना। किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल ने बताया। पहला बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में बनवाया। 2 बुक थी इनकी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक इनको माना जाता है। बाल अध्ययन के आंदोलन के जनक भी इनको ही माना जाता है। ठीक है। अब बालक के विकास की जब बात करें तो बालक के विकास की जब बात करें, यानी कि अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ है, हमारी बुक स्टार्ट हुई है, यानी कि हमारा जो पेपर में आता है मैक्सिमम पार्ट, वो कहाँ से आता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर मतलब क्या पढ़ेंगे? बाल विकास। और बाल का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बालक का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? बाल विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से। और हम कहाँ तक पढ़ेंगे इसको? हम कहाँ तक पढ़ेंगे? ऐसे तो आदमी का विकास कहाँ गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है, इसको क्या बोला जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। पर चाइल्ड डेवलपमेंट में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे हम? किशोरावस्था तक। और ये किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था। ठीक है। अब जो विकास हो रहा है उस विकास के अंदर कौन कौन से पक्ष पढ़ेंगे हम, कौन कौन से स्टेजेस पढ़ेंगे, यानी कि विकास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास, और क्या पढ़ेंगे हम? मानसिक विकास, और क्या पढ़ेंगे? सामाजिक, और क्या पढ़ेंगे? संवेगात्मक। किसी भी बच्चे के विकास के अंदर इन चारों पक्षों का मजबूत होना जरूरी है। ये चारों के चारों पक्ष क्या होने चाहिए?
मजबूत होने चाहिए। और ये चारों में ऐसा नहीं है कि एक का विकास हो रहा है और बाकी रुक गई, सबका विकास पैरेलल चलता है। भले ही वो कंडीशन आ सकती है कि किसी स्टेज में शारीरिक विकास मंद पड़ जाए, मानसिक विकास बढ़ जाए, या शारीरिक और मानसिक स्पीड से हो और सामाजिक और संवेगात्मक स्पीड से ना हो। क्योंकि जब बच्चे की गर्भावस्था की बात करते हैं तो गर्भावस्था में, यानी कि मैं बात करूं कि गर्भावस्था में हमें क्या पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास पढ़ते हैं, हमें इन तीनों का नहीं पता होता। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि जब सामाजिकता की बात करते हैं तो जन्म लेते हुए बच्चे को सामाजिकता, ना वो सामाजिक प्राणी है ना ही वो असामाजिक प्राणी है, पर वो बहुत दिन तक इस कंडीशन में नहीं रहता, वो बहुत जल्दी सामाजिकता के लिंक में आ जाता है। और पहला सामाजिक लिंक किसके साथ बनता है, अपनी माँ के साथ, फिर अपने परिवार के साथ, और फिर पास पड़ोस, संगी साथी टोली के साथ, और फिर विद्यालय के साथ। लेकिन इन चारों पक्षों का मजबूत होना जरूरी है। किसी बच्चे की जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उनका शारीरिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उनका मानसिक भी, सामाजिक भी और संवेग भी, यानी कि उनका क्या होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और इमोशनल भी होना चाहिए। और इसमें से कोई भी पक्ष की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, गति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी पक्ष रुकता नहीं। ठीक है, अब इनके ऊपर जब इफेक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है, यानी कि हेरिडिटी इफेक्ट भी आता है और एनवायरमेंट इफेक्ट भी आता है। अब जो पहले जो दो चरण है इनकी बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आता है, वंशानुक्रम। और जो बाद वाले दो पक्ष हैं इनके ऊपर किसका इफेक्ट आता है, वातावरण, यानी कि इनके ऊपर तो किसका आता है, हेरिडिटी इफेक्ट, और इनके ऊपर किसका आता है, एनवायरमेंट। ठीक है, और बच्चे का जो विकास होता है वो शरीर गर्भ से शुरू हो जाता है, और उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। जो गैसल थे, एक मनोवैज्ञानिक आए गैसल, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे के अंदर परिपक्वता, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक मैच्योरिटी शब्द का यूज किया। मैच्योरिटी को हिंदी में कहा जाता है परिपक्वता। अब परिपक्वता किस में आती है, उनके शारीरिक पक्ष में आती है और उनके मानसिक पक्ष में आती है। और ये बात कहने वाले कौन थे, ये मैच्योरिटी की बात करने वाले कौन थे, गैसल। ठीक है, यानी कि गैसल ने क्या कहा था कि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है, उसके शारीरिक पक्ष में आती है और उनके मानसिक पक्ष में आती है। और ये कौन थे, कि शिशु रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने कब बात की थी, मैच्योरिटी की बात की थी गैसल ने 1928। परिपक्वता आती है, उनके शरीर के जो अंग है, देखो बन तो कब जाते हैं, शारीरिक अंगों की जब बात करेंगे तो जब गर्भावस्था के पहले 2 महीने होते हैं, यानी कि जब डिंबावस्था होती है, डिंबावस्था के अंदर बच्चे के मतलब 10 दिन के बाद, प्रेगनेंसी के 10 दिन से लेकर 2 महीने तक बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं। फिर उनके अंदर क्या होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि जन्म के बाद, उनके अंदर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट में उनके अंगों में क्या आती है, परिपक्वता आती है। वो अंग मजबूत बनने लग जाएंगी, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएंगी। लेकिन ये नहीं है कि जन्म के बाद और नए अंग बन जाए। इवन प्रेगनेंसी के 2 मंथ के बाद ही और अंग नहीं बनते, अंग जितने बनने होते हैं वो स्टार्टिंग के 2 मंथ में बन जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जब सोनोग्राफी होती है तो बच्चे के सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है वो कहाँ तक होती है, जब वो गर्भावस्था में होता है। और फिर उनके अंदर जो डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है वो कब होती है, जन्म के बाद, क्योंकि डेवलपमेंट में तो ये सारे पार्ट्स आएंगे। जब बच्चे का जब शारीरिक विकास पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, अंगों का विकास पढ़ा जाता है। और जब मानसिक विकास पढ़ते हैं तो उनमें क्या पढ़ा जाता है कि उसकी मन की स्थिति कितनी कैसी है, उनका बुद्धि लेवल कैसा है, उनका IQ लेवल कैसा है। और ये जो बुद्धि और जो ये मन की बात, ये बात की थी जीन प्याजे ने, यानी कि 1928 में गैसल आए, उन्होंने परिपक्वता और की बात की। और परिपक्वता किस में आती है, शारीरिक और मानसिक पक्ष में आती है। उसके बाद आते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे किसकी बात करते हैं, वो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं।
संज्ञानात्मक को क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव थ्योरी। यानी कि जीन पियाजे ने क्या दी थी? कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। संज्ञानों की बात करते हैं और संज्ञानों में हम क्या पढ़ते हैं? बच्चे का चिंतन कैसा है, बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, उसके संवेग कैसे। भारत में जो पहला बाल सुधार गृह, अब स्टैनली हॉल की बात कर रहे थे, तो स्टैनली हॉल में के हिसाब से भारत में भी ये सब काम हुआ होगा, और वो वही जो भारत के अंदर किसकी बात कर रहे थे? चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। वो कौन थे? एनएन सेन, नरेंद्र सेन। और उन्होंने पहली लैब कब बनाई थी? 1916 में। जबकि न्यूयॉर्क में पहली लैब कब बन गई थी? जो स्टैनली हॉल ने बनवाई थी वो कब बन गई थी? 1887 में। और भारत में ये पहली लैब, बाल सुधार गृह की लैब कब बनी थी? 1916। प्रयोगात्मक के जनक किसको कहा जाता है, या साइकोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, या मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने भी एक लैब बनवाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद बाल सुधार गृह की लैब पहली स्टैनली हॉल ने बनवाई थी, और फिर भारत के अंदर बाल सुधार गृह की लैब 1916 में किसने बनवाई थी? एनएन सेन ने बनवाई थी, ठीक है। तो बालक के विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ये चारों पक्ष, और ये चारों पक्ष के ऊपर से थोड़े से और क्वेश्चन अगर डिस्क्राइब करवाऊं मैं, तो मैं कहती हूं कि बालक का अध्ययन, बालक का अध्ययन कहां से स्टार्ट करते हैं? बालक का विकास तो कहां से शुरू हो जाता है? बालक विकास, बाल विकास का अध्ययन की जो पहली अवस्था होती है, यानी कि मैं ये कहूं कि विकास की पहली अवस्था, बालक के विकास की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के विकास की पहली अवस्था क्या है? गर्भावस्था। बालक का विकास कहां से शुरू हो गया? गर्भावस्था, चाहे उसका शारीरिक विकास ही क्यों ना स्टार्ट हुआ। बालक के विकास की अध्ययन की पहली अवस्था, उसको अध्ययन कहां से स्टार्ट करेंगे? अध्ययन की पहली अवस्था क्या आएगी? शैशवावस्था। प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे के ऊपर हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ उसकी एक सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड करवाकर हम उसका एक ग्रोथ देख सकते हैं। यानी कि बालक के विकास की पहली अवस्था तो क्या है? गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है, जो प्रेयर उसका वो कर रहे थे। और बालक के विकास के अध्ययन की पहली अवस्था क्या बोली जाती है? शैशवावस्था। और बालक के विकास की संज्ञान की पहली जो अवस्था, यानी कि उसके अंदर संज्ञान बनने स्टार्ट होते हैं। अब संज्ञान, जो बच्चा जन्म लेता है तो वो संज्ञान किससे करता है? उसके अंदर ज्ञान किससे आता है? वो सबसे पहले क्या करता है? अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। अब माँ का दूध पी रहा है तो वो क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, यानी कि उसके जो ज्ञान का निर्माण बनना स्टार्ट होता है, वो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उससे बनना स्टार्ट होता है। यानी कि बालक के विकास की संज्ञानात्मक पहली अवस्था, संज्ञानात्मक अध्ययन की पहली अवस्था, ये भी क्या होगी? शैशवावस्था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अलग अलग बातें बोली है। बालक के विकास की पहली अवस्था, तो बालक का विकास गर्भावस्था में स्टार्ट हो गया। बालक के विकास की अध्ययन की पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था, जो 0 से 2 साल पढ़ते हैं हम। और बालक के विकास की संज्ञानात्मक विकास, इस संज्ञानात्मक की बात किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। और जीन पियाजे की थ्योरी में हम पढ़ते हैं ज्ञान अलग बात होती है और संज्ञान अलग बात होती है। बच्चे ज्ञान और संज्ञान को एक ही बात मान लेते हैं। ज्ञान और संज्ञान दो बात की थी। ज्ञान तो किससे आता है? सेंसेस से आता है, ठीक है, सेंसेस से आता है। और संज्ञान किससे आता है? जब इन सेंसेस को हम किस में लेकर आते हैं? यूज में लेकर आते हैं, और उनसे हम नई विचारधारा बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो हमारे जो कोई भी चीज का हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? संज्ञान। ये संज्ञान बच्चे के कब बनने लग जाते हैं? शैशवावस्था में। लेकिन संज्ञान बनते हैं तो सबसे पहले वो संज्ञान किससे बनते हैं? स्पर्श से बनते हैं, कान से सुनकर बनते हैं, आंख से देखकर बनते हैं, जीभ के टेस्ट से बनते हैं, और नाक के सूंघने से बनते हैं। यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जो 5 सेंसेस हैं, उससे हमारे क्या बनते हैं? ज्ञान बनते हैं। जबकि बॉडी के अंदर शारीरिक विकास पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट मानसिक विकास है, माइंड की जो डेवलपमेंट है, उसका अध्ययन हम कब कर पाते हैं? शैशवावस्था।
जब गर्भावस्था में होता है सिर्फ हम क्या देख पाते हैं, बच्चे की ग्रोथ देख पाते हैं, उसके अंदर वृद्धि कितनी हो रही, ठीक है। और शारीरिक विकास जब पढ़ेंगे तो वो भी 2 टाइप का होता है। बच्चे के जन्म के बाद जो शारीरिक विकास है वो हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अभी क्लास बड़ी हो गई है, टाइम ज्यादा हो गया है। ये भी हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो क्या बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और एक बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल में तो क्या होता है, जब अंगों का विकास हो रहता है और अंगों का सारे अंगों का हम यूज करते हैं, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ चलना, तैरना, साइकिल चलाना, ये तो किस में आते हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स को जरूरत पड़ती है, रस्सी कूदना ये। और फाइन मोटर स्किल में क्या आता है, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, गीत गाना हो गया, ठीक है, या पेंटिंग करना हो गया, ये सब किस में आता है, फाइन मोटर स्किल में आता है। यानी कि एक को बोला जाता है स्थूल, इसको तो क्या बोला जाता है स्थूल, सारे बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है सूक्ष्म। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है ऐसे देखकर कि पेंटिंग करना ग्रॉस मोटर स्किल है, या तो स्किल के अंदर क्या होता है, कोई चीज की हम कोई चीज सीख रहे हैं, हमारे अंदर किसी चीज का विकास हो रहा है, यानी कि पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल की पेंटिंग किस में आता है, ग्रॉस मोटर स्किल है या फाइन मोटर स्किल है, स्थूल शारीरिक विकास है या सूक्ष्म। तो इसमें क्या होगा, बॉडी के कुछ पार्ट्स को यूज करते हैं। जब बच्चे का जो विकास होता है ना, उसका भी एक क्रम होता है। बच्चे का विकास कहाँ से होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, एक तो हम सिर से पैर की तरफ पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं हम पास से दूर की तरफ पढ़ते हैं, और एक क्या पढ़ते हैं हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ पढ़ते हैं। जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि शरीर का जो विकास है, और विकास के अंदर परिपक्वता भी आएगी और अंगों का बनना भी आएगा। अंग कब बनते हैं, गर्भावस्था में, और परिपक्वता कब आती है, जन्म के बाद, यानी कि मेच्योरिटी कब आती है, जन्म के बाद। और ये बात 1928 में गैसल ने कही थी, ठीक है। अब जब विकास बात करेंगे अगली क्लास में, तो शारीरिक विकास जो है उसके 3 नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, पर शारीरिक विकास के जो प्रिंसिपल की बात करूं तो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ, सेफेलोडिकल बोला जाता है जिसको। और फिर क्या बोला जाता है, सेंटर से, केंद्र से दूर, पास से दूर। अब पास किसको बोलेंगे, जो हमारी बोन मैरो है, ऐसे बीच में से मैं डिवाइड करूं तो जो हमारी बोन मैरो है उससे बाहर की तरफ, यानी कि पास से दूर की तरफ, या उसको बोला जाता है केंद्र से दूर की तरफ। और तीसरा बोला जाता है स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है, या उसी को बोला जाता है सामान्य से विशिष्ट, या इसी को बोला जाता है जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक जो हमारे विकास के, शारीरिक विकास के जो 3 नियम होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि विकास कैसे हो रहा है। पहले सिर का विकास होता है, फिर इन कंधों का होता है, फिर हाथों का होता है, फिर पैरों का होता है। बच्चे का विकास जो शारीरिक विकास है, सबसे पहले उसके सिर का बनता है, सिर बड़ा सा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तुमने देखा होगा। फिर वो अपने हाथ हिलाने शुरू करता है, और फिर वो पैर हिलाने शुरू करता है। ऐसे ही पास से दूर का मतलब बच्चे का डेवलपमेंट, जब बच्चा पलटी मारना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपना जो पावर है वो कहाँ यूज करता है, धड़ पर पावर यूज करता है, और फिर बाद में उसकी हाथों की तरफ जाती है। और स्थूल से सूक्ष्म, किसी चीज को उठाने के लिए पेन उठाएगा बच्चा छोटा, तो वो पहले दोनों हाथों को यूज करेगा, फिर उसके बाद वो एक हाथ से ऐसे उठाना शुरू कर देगा, फिर उसको लिखने के लिए ऐसे करना शुरू करेगा, और फिर जाके उसकी जो फिंगर के अंदर जो डेवलपमेंट आ जाती है, यानी कि सूक्ष्म डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि वो पेन को ऐसे पकड़ना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या करता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता है, या उसी को बोला जाता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, या उसी को बोला जाता है जर्नल टू स्पेसिफिक। इसको प्रॉक्सीडिस्टल बोला जाता है, इसको सेफेलोकॉर्डिकल बोला जाता है। इंग्लिश में इनके नाम है सेफेलोकॉर्डिकल, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो, इसको लिखा होता है कई बार हेड टू टो, सिर से पैर, और इसी को बोला जाता है सेफेलोकॉर्डिकल। और दूसरा है पास से दूर, केंद्र से दूर, पास से दूर, इसको बोला जाता है प्रॉक्सीडिस्टल। और तीसरा है जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इस क्लास को मैं यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।